हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम बजाज है। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब ग्रुप पे देख रहे हो। आज हम जीएसटी के एक सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो सेक्शन है 130 कि 130 को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आपको तो 130 डील करता है कि डिपार्टमेंट आपका माल कॉन्फिकेशन मतलब जब कब कैसे कर सकता है। अगर माल जब्त किया तो आप उस माल को छुड़ाने के लिए आपको क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्या प्रोविज़न अप्लीकेबल होंगे, वो सब। तो ये जो सेक्शन 130 है ये सेक्शन 129 सेक्शन 122 बहुत से रिलेट करता है। हेवी पेनल्टीज है, इस पे कुछ एक केस लॉज भी आए हुए हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज की डेट में लगभग 1000 के आसपास केसेस का डिसीजन आया हुआ है अलग अलग हाई कोर्ट का जीएसटी में 2017 से लेके अभी तक का। मैं एक टेंटेटिव बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। तो उसमें से जो 1000 है उसमें 400 से 450 केसेस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 129 और 130 से रिलेटेड है। तो यू कैन अंडरस्टूड कि ये कितना सीरियस सेक्शन है। तो आई होप कि यू विल गेट एंड दिस वीडियो ऑन सीरियस बेसिस। तो बहुत काम का चीज़ है। आपका क्लाइंट हमेशा आपसे बोलेगा कि भैया मेरे माल जा रहा था, गाड़ी जब्त कर ली डिपार्टमेंट ने, माल रोक लिया, अब वो पेनल्टी भारी मांग रहे हैं, अब क्या करूं। तो इन दैट केस ये आपका बहुत काम आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन पे, अपने मेन कोर्स पे। सेक्शन 130 की हेडिंग क्या है? कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। मतलब ये हुआ कि माल को जब्त और गाड़ी को भी जब्त कब कैसे कर सकता है डिपार्टमेंट, और अगर ये हुआ तो पेनल्टी क्या कैसे लगेगी, ये सेक्शन उसमें डील करता है। सेक्शन 130 सब सेक्शन 1। नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट इफ एनी पर्सन। देखो, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे जो लॉज है, इवन संविधान में भी, यहाँ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में क्रैश हो जाती है। एक सेक्शन बोलता है कुछ लिखता है, दूसरा सेक्शन कुछ और लिख देता है, तो आपस में डिस्प्यूट हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए लॉ में एक वर्ड यूज होता है, नाउ विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसके अलावा जो कुछ भी कहीं पे भी लिखा है आप सबको भूल जाओ, इससे मतलब रखो सिर्फ आप। तो नाउ विथ स्टैंडिंग का मतलब ये होता है। आगे है एनी पर्सन। यहाँ देखो, रजिस्टर्ड पर्सन यूज नहीं लिया हुआ, एनी पर्सन मतलब ये हर किसी पे अप्लाई है। चाहे आप टैक्सेबल पर्सन हो तो भी अप्लाई है, रजिस्टर्ड हो तो भी अप्लाई है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी ये सेक्शन आप पे अप्लाई है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है? क्लोज 1, सप्लाईज और रिसीव एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर विथ इंटेंट टू इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, कोई भी आदमी अगर कोई माल बेचता है, खरीदता है जिससे एक एक्ट का उल्लंघन होता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि वो टैक्स चोरी के उद्देश्य से हो। ठीक है, मतलब ये कि मैंने माल बेचा, डिपार्टमेंट को लगा कि यार इसमें तो है ना टैक्स चोरी का इश्यू है, तो डिपार्टमेंट 130 उस पर लागू कर सकता है सब क्लोज 1। इसमें दोनों कवर हो गए, सप्लायर और रिसीवर बोथ, क्योंकि ये डील करता है सप्लाई और रिसीव दोनों से, विद द इंटेंट टू इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये बहुत डिस्प्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंट टू इवेट द पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके बारे में अलग अलग केस लॉज है, अलग अलग कोर्ट्स के डिसीजन है, इनकम टैक्स में भी है, एक्साइज में भी है,
वेट में भी है, सर्विस टैक्स में है, अलग अलग डिसीजन है। ये मतलब एक तरह से कॉल हो गया पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस, पर्सन टू पर्सन बेसिस। सेकंड सबसेक्शन क्या बोलता है, डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब ये हो गया कि वो कोई गुड्स को अकाउंट ही नहीं करता। मतलब स्टॉक है उसके पास 100 रुपए का, स्टॉक उसने दिखा रहा है 80 रुपए का, तो ये सेक्शन सब क्लोज अप्लाई हो जाएगा उस पर। थर्ड, सप्लाई एनी गुड्स लाइबल टू बी टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। ये बहुत खतरनाक क्लोज है। ये बोलता है कि मेरा टर्नओवर समझो 1 करोड़ है आज की डेट में। अब एज पर द एक्ट मेरे को 50 लाख से ऊपर होते रजिस्ट्रेशन लेना था, मैंने नहीं लिया। अब मैंने कहीं माल बेचा और वो माल जा रहा है और डिपार्टमेंट ने रोक लिया, तो ये सब क्लोज 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं माल सप्लाई कर रहा हूं विदाउट रजिस्ट्रेशन। क्लोज C 4 कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट रूल मेड देयर अंडर विथ इंटेंट टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब मैं एक्ट का कोई भी रूल का अगर उल्लंघन कर रहा हूं टैक्स चोरी के उद्देश्य से, मतलब आप एक चीज समझो प्रैक्टिकली कि इसने आपको हर तरह से लपेटे में ले लिया कि डिपार्टमेंट कभी भी आप पे आरोप लगा सकता है। ये एनी ऑफ द प्रोविजन का तो मतलब कुछ भी हो गया ना। मतलब लॉ में लिखा है कि भैया ये आपको करना है, मैंने वो नहीं किया, तो एनी ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट हो गया, कॉन्ट्रावेंशन कर दिया मैंने। लास्ट, ये सबसे क्रिटिकल है, जिसपे सबसे ज्यादा रामायण है। यूज एनी कन्वेंस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge and conveyance of the owner himself, any person in charge of the conveyance। मतलब ये हुआ कि कोई भी माल ले जा रहा है ट्रांसपोर्टर, अब माल अगर वो ले जा रहा है तो उस पर ई-वे बिल अप्लाई है। अगर 50,000 से ऊपर है माल टैक्स इनवॉइस की वैल्यू, तो अगर कोई भी ट्रांसपोर्टर माल ले जा रहा है विदाउट एक तो ई-वे बिल, विदाउट इनवॉइस, तो ये अप्लाई है। मतलब ये एक तो बिजनेसमैन पे भी अप्लाई है जो सप्लायर है, और दूसरा ट्रांसपोर्टर पे भी अप्लाई है। देन ऑल सच गुड्स और कन्वेंस, मतलब गाड़ी को भी उसने रोक लिया तो गाड़ी को भी वो कॉन्फिकेशन कर सकता है। शेल बी लाइबल टू बी कॉन्फिकेशन, गाड़ी को रोक लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। एंड पर्सन शेल बी लाइबल टू द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। 122 क्या बोलता है? 122 सिंपली ये बोलता है कि भैया अगर कोई भी एक्ट का उल्लंघन करता है तो मिनिमम पेनल्टी है 10,000 और मैक्सिमम है कि अमाउंट टू बी इवेड। मतलब अब आप पे कोई पेनल्टी का कोई पार ही नहीं है। इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे जब हम सेक्शन 122 करेंगे, तब हम 122 को 130 से लिंक भी कर देंगे। सब क्लोज 2 क्या बोलता है? वेन एवर कॉन्फिकेशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इज ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट एंड द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग इट शैल हैव टू ऑनर ऑफ द गुड्स एंड ऑप्शन टू पे इन द ल्यू ऑफ कॉन्फिकेशन एज सच फाइन एज ऑफिसर डीम फिट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच फाइन लेवेबल शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। अब आप एक चीज समझो, मेरा माल जा रहा था 10 लाख का, मैंने इस एक्ट का प्रोविजन कर दिया, ई-वे बिल नहीं बनाया फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या कि ऑफिसर मेरा गाड़ी रोकेगा, 130 मेरे पे अप्लाई करेगा और पेनल्टी कितनी लगाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द टैक्स। ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, बट प्रैक्टिकली होता है क्या है कि इसी को पकड़ा जाता है डिपार्टमेंट से। मतलब 10 लाख के माल पे मेरा ई-वे बिल नहीं होने पे मेरे पे 10 लाख की पेनल्टी लग जाएगी और उस पर टैक्स रेट है 5%। तो सोचो ई-वे बिल नहीं होने पे कितना हेवी पेनल्टी है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एग्रीगेट ऑफ सच फाइन एंड पेनल्टी लेवेबल शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट पेड अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1। मतलब इससे कम नहीं होगी। 129(1) क्या बोलता है? ऊपर जाके देखते हैं हम, ये 129, ये 1, ये बोलता है कि भैया अगर माल रोक लिया तो आप पे पेनल्टी लगेगी इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल इन द केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इन द केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 2%।
of the value or 25,000 whichever is higher। मतलब आप पे कोई पार नहीं है फिर पेनल्टी लगने का। आपको पता है सेक्शन 130 की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सेक्शन 130 को जो हम टैक्स चुकाते हैं उसका हम आईटीसी नहीं ले सकते। उसमें 17(5) में इसको ब्लॉक क्रेडिट में डाल दिया गया है। मतलब आपका माल रोका, आपका 100 रुपये उन्होंने अगर टैक्स लगाया, पेनल्टी लगाई, तो उसको आपका इनपुट नहीं मिलेगा, ये आपका नेट खर्चा है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड आल्सो वेयर द सच कन्वेंस इज यूज्ड फॉर द carriage of the goods or passenger for hire, the owner of conveyance shall be given option to pay in lieu of confiscation of conveyance fine equal to tax payable on the goods being transported thereon। ये कब यूज आता है? मैंने माल बेचा, ट्रांसपोर्टर माल ले जा रहा है, अब गाड़ी रोक ली, तो अब ट्रांसपोर्टर सिंस आपने ऊपर पढ़ा कि कन्वेंस भी रोक सकता है डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट दोनों को ऑप्शन देता है, या तो ओनर आ जाओ, पैसा दो, पेनल्टी दो और माल ले जाओ, या जो ओनर ऑफ द कन्वेंस है वो दो टैक्स। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें कन्वेंस को भी फंसा लिया। अब सोचो कि एक जो नॉर्मल ट्रक है वो 20 लाख का होता है और माल है 5 लाख का। अब अगर मालिक नहीं आया तो ट्रांसपोर्टर तो फंस गया, अब वो 5 लाख रुपए दो और माल छोड़ाओ। यहाँ पे पेनल्टी किसकी है? इक्वल टू टैक्स पेबल ऑन द गुड्स है, गाड़ी की कुछ नहीं है। पर जब तक वो पैसे देगा नहीं तब तक उसकी गाड़ी छूटेगी नहीं। नेक्स्ट सब क्लोज 3 where in lieu fine in the lieu of confiscation of goods or conveyance imposed under subsection 2 जो ऊपर वाला है, the owner of such goods or conveyance or the person referred to in sub clause 1 shall in addition be liable to pay any tax, penalty, charges payable in respect of such goods। मतलब दोनों में से कोई भी दे सकता है। for the order of confiscation of goods conveyance shall imposition of penalty shall be issued without not। ठीक है, ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग राइट का तो सबको राइट दिया ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5वां, अगर माल को जब्त कर लिया तो उस पर जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। मतलब ये कि आपने अगर उस पर पेनल्टी का पेमेंट नहीं किया विद इन ड्यू डेट तो सरकार के पास माल की ओनरशिप चली जाएगी, माल जब्त हो चुका है आपका, सरकार माल बेचेगी और अपना पैसा वसूल कर लेगी। फिर जो पीओ है उसको ऑथोराइज किया गया है कि वहाँ का जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकता है और पुलिस वाले उसकी हेल्प करेंगे ताकि माल को वो सही सलामत ले जाए। 7वां ये बोलता है कि भैया 3 महीने का उसके पास टाइम होता है। 3 महीने में अगर उसने माल पेमेंट कर दिया जो माल का ओनर है या ट्रांसपोर्टर तब ठीक है, अदरवाइज आप माल भूल जाओ। तो ये सेक्शन अपना 130 है, बहुत डेंजरस है। हमेशा आप ध्यान रखो जब भी माल आप कहीं भेज रहे हो अगर उस पर ई वे बिल या टैक्स इनवॉइस पे प्रोविजन लागू है तो वो हमेशा कंप्लाई करो, क्योंकि 130 में अगर आप फंस गए ना आप कभी नहीं छूटोगे। क्योंकि जितने भी केस हाई कोर्ट के पास भी गए हैं ना तो ज़्यादातर में हाई कोर्ट ने यही इसमें डिसीजन दिया है। बहुत रेयर केसेस है कि उन्होंने एसएससी को फेवर किया है, अदरवाइज जनरली यही डिसीजन दिया है कि आप एक काम करो, आप इनको या तो पैसा दे दो या सिक्योरिटी दे दो, जितना आपका टैक्स बन रहा है आप मैटर को असेसमेंट करवाओ, देन आफ्टर आप अपील करो, फिर आप घूमते रहो। तो यू हैव टू फॉलो सेक्शन 130 एंड प्रोसीजर देयर ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इस पर कुछ रूल भी है वो हम नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या पूरी प्रोसेस दी हुई है, MOV1, MOV2, 3, 4, 5, 6, 7 करके अलग अलग फॉर्म है, वो कब अप्लाई होंगे, कितने दिन का टाइम मिलेगा, उसमें क्या क्या लिखना है। तो ये क्या प्रोसीजरल है, काफ़ी प्रोसीजरल। तो हम अभी जैसे सेक्शन की सीरीज कर रहे हैं तो हम रूल या प्रोसेस को नहीं उठा रहे हैं, तो वो हम कभी बाद में उठाएंगे। प्लस इसके लिए एक डिपार्टमेंट का सर्कुलर भी आया हुआ है जिसमें डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया अगर कोई भी माल या गाड़ी रोकी जाएगी तो कब सेक्शन 129 अप्लाई होगा, कब 30 अप्लाई होगा, 30 किस केस में अप्लाई होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो पूरा डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसमें है ना एक गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया है सिनर्जी फिटकेम का, वो भी बहुत अच्छा डिसीजन है। उसमें ये डिस्कस किया गया है कि किस किस परिस्थिति में डिपार्टमेंट 129 अप्लाई करेगा, कब 130 अप्लाई करेगा।
प्रैक्टिकली अभी हो क्या रहा है कि जैसे डिपार्टमेंट ने किसी की गाड़ी रोकी तो उस पर सबसे पहले सेक्शन 129 अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ उसको फ्रॉड में इवेजन ऑफ टैक्स दिखा के 130 भी अप्लाई कर देते हैं। तब आदमी कैसे मरता है कि 129 बोलता है कि आपके टैक्स के बराबर की पेनल्टी लगेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 100 रुपये का मेरे माल की वैल्यू है, उस पर टैक्स है मेरा 10 रुपये। तो 129 जैसे अप्लाई किया गाड़ी रोक के तो उस पर मेरी जो पेनल्टी होगी वो होगी इक्वल टू टैक्स जनरली, तो मेरी 10 रुपये पेनल्टी हो गई। अब जैसे ही उन्होंने 130 अप्लाई किया, मेरी पेनल्टी की अमाउंट बढ़ के क्या हो गई, ये देखिए, सब क्लोज टू में प्रोवाइडेड, ये मार्केट वैल्यू, मतलब मेरे पे 100 रुपये की पेनल्टी लगा दी। अब हुआ क्या प्रैक्टिकली कि मेरे माल की वैल्यू है 100 रुपये, उस पर मेरा टैक्स बनता था 10 रुपये, और सिंस कि मैंने ई वे बिल और टैक्स इनवॉइस के प्रोविजन को कंप्लाई नहीं किया था तो उस पर मेरी पेनल्टी होगी 120 रुपये, 10 रुपये टैक्स और 100 रुपये माल की वैल्यू के बराबर 110, और 10 रुपये ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुका हूँ। तो अब आप एक चीज़ सोचो कि 120 रुपये जब आपके 100 रुपये के माल पे पेनल्टी लगा देंगे तो आप क्या व्यापार कर पाओगे, नथिंग, आप वैसे ही बर्बाद हो जाओगे। तो ये प्रोविज़न आप हमेशा ध्यान में रखो और हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट करो कि टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल जरूर बनाए। जहाँ पे लॉ बोलता है कि मत बनाओ वहाँ पे भी बनाओ, क्योंकि एक बार अगर डिपार्टमेंट ने आपको रोक लिया ना, वो आप भी जानते हो अच्छे से, वो किसी की नहीं सुनता। फिर आप लड़ते रहो, 5 साल बाद पता चला कि आपके अगेंस्ट में फैसला आया तो 5 साल का 18% से ब्याज अलग से चढ़ गया, और अगर आपके फेवर में भी आ गया तो जो आपने पैसा दिया है वो आपको डिपार्टमेंट कैसे किस तरीके से वापस देता है, इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। तो मैं वीडियो ये एंड कर रहा हूँ, इसके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपकी 130 से 129 या एक्ट में कोई भी रूल से प्रोविज़न से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू।